के लिख लेना कि जो 1 हेक्टेयर का मान होता है, कि जो 1 हेक्टेयर का मान होता है वो कितना है हमारे पास में, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बताइए 2 हेक्टेयर का मान कितना होता है, तो आप 2 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ और बता देंगे कि सर दो सर हेक्टेयर का मान आवाज नहीं कितना आ होता है। रही। 2 हेक्टेयर का मान कितना होता है, 20,000 मीटर स्क्वायर। बच्चों, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो अपनी कॉल को कट करके, यानी कि क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर किसी बच्चे के साथ में स्क्रीन का भी इशू होता है तो वो भी क्या करो करो, जल्दी से क्लास को कट क्या करो और फिर से रिज्वाइन कर लिया करो। ठीक है बच्चों, चलिए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर का मान 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से आपसे जितने भी हेक्टेयर का मान पूछा जाएगा आप उतने से गुणा करके बता दोगे इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सभी को समझ में आ गया है? जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दें कि हाँ रिवीजन हो गया है सर, कि इतना ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दें। ठीक है, यानी कि आपको रिवाइज करा दिया गया कि आपने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न आ गया है रिकॉल टेस्ट, तो आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। आप इसको क्या करें, जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीन पर दिखाए गए रिकॉल प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इस प्रश्न को हल करेंगे और अपनी कॉपी के ऊपर अपना आंसर बना के लिख लेंगे, ताकि जैसे ही आपको चैट सेक्शन में मौका दिया जाए तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से भेज सकें। ठीक है, तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। दिया गया यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल क्रमशः 40 लिखा हुआ 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्षेत्रफल की इकाइयों को बदलना सिखाया था कि एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे बदलते हैं। आप उसका इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से बताइए दोनों आकृतियों का जो कुल क्षेत्रफल होगा जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। नहीं आ रहा। आ, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा। बाकी बच्चे जल्दी से जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से इस प्रश्न को हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, अब काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करने लगे हैं। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, कोई भी क्लास के दौरान अपना माइक ओपन नहीं करेगा। आपको कुछ भी चीज पूछनी होगी तभी आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, आप टाइप करके भेज सकते हो बच्चे। देखिए, आपको दिया गया है कि दो आकृतियों का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि आपको दोनों क्षेत्रफल को जोड़ना है और जोड़ करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 30 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं, यानी कि सभी बच्चों का प्रश्न हल होने वाला है। तो जिन बच्चों के पास में सॉरी, जो बच्चे अभी तक हल नहीं कर पाए वो जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी अपना प्रश्न जल्दी से हल कर लीजिए। देखिए, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल क्रमशः 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर है, तो बताइए दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। और अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से अपने प्रश्न को हल करें और पोल के अंदर जल्दी से अपना आंसर भेजिए। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से अपने चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से सही बच्चे जाएंगे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, तो सभी का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको दो आकृतियों का क्षेत्रफल दिया गया है कि दो आकृतियों का क्षेत्रफल कितना है। आपको दो आकृतियों का क्षेत्रफल दिया गया है कि 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर। आपने कह दिया एक एरिया, यानी कि एक क्षेत्रफल का मान तो कितना है, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे का एरिया आपको दे दिया गया है कितना, आपको दे दिया गया 2 मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है बताइए दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा।
तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आप जोड़ पाओगे? आप इनको जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। आपको बताया था कि अगर आपसे कोई कहने लगे कि आपके पास में 2 रुपए है और आपके पास में 50 पैसे हैं, तो बताइए आपके पास में टोटल कितने हो जाएंगे? आप ये नहीं कह सकते सर 50 + 2 52 रुपए हो जाएंगे। ना तो आप इन्हें 52 रुपए बना सकते हो और ना ही आप इन्हें 52 पैसे बना सकते हो। यानी कि आप तभी जोड़ पाओगे इनको जब दोनों की इकाई क्या होगी? एक जैसी होगी। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा है। तो आप इन दोनों को जोड़कर 40,000 दो नहीं बना सकते कि सर ये इसका। अब इसके आगे क्या लिखोगे कि सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा? यानी कि तो आपको गलत हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनको एक जैसी इकाई में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इनको एक जैसी इकाई में बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या कर लेते हैं, हम इनको इकाइयों को बदल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो आंसर 40,000 दो सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं हो सकता। यानी कि अब जो सेंटीमीटर स्क्वायर के आंसर है वो छोटा है। यानी कि हमें क्या कर लेना चाहिए? अपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लेना चाहिए। तो आपने कहा सर जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आते हैं, जब आपको एक टेबल याद कराया गया था कि एक होता है मीटर स्क्वायर, एक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, कि सर जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की तरफ आते हैं तो सर हम 10,000 से भाग कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? 10,000 से भाग कर देते हैं। तो पहला क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने 40,000 को क्या कर दिया है? आपने 10,000 से भाग कर दिया है। प्लस दूसरा क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? दूसरा क्षेत्रफल तो 2 मीटर स्क्वायर ही दे रखा है और ये भी कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करोगे तो सभी जीरो आपस में कट जाएंगी। आंसर आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। यानी कि दोनों एरिया, यानी कि जो दोनों का क्षेत्रफल होगा उनका कुल योग कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि 6 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तो आप जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे जल्दी से। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। ठीक है राजेंद्र, आपको नहीं समझ में आया जिस बच्चे ने राजेंद्र के नाम से क्लास ज्वाइन की है? चलिए ठीक है, हम एक बार फिर से बता देते हैं सभी बच्चों को। देखिए सभी बच्चे सामने देखिए एक बार। देखिए आपको दिया गया था कि दो आकृति थी जिनका क्षेत्रफल कितना है? 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया था बताइए इन दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपने सर कहा कि सर अगर एक क्षेत्रफल को हम 40,000 मीटर स्क्वायर मान ले, हमने इसको लिख दिया 40,000 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमें, हमने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे क्षेत्रफल को हम A2 मान ले, तो हमने उसका मान लिख दिया 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन पर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी इकाई तो है सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी इकाई है मीटर स्क्वायर, तो आप जोड़ नहीं पाओगे। यानी कि आपको दोनों की एक जैसी इकाई चाहिए। दोनों की क्या चाहिए? एक जैसी इकाई चाहिए। और सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में लेकर आओगे तो आप क्या लिखोगे? कि यहाँ पर आपको एक टेबल याद करने के लिए होमवर्क में दिया था कि एक मीटर स्क्वायर होता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की तरफ आते हो तो आप 10,000 से भाग कर देते हो। यानी कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो आप इस संख्या को क्या कर दोगे? 10,000 से भाग कर दोगे और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जब आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि जो एक क्षेत्रफल है वो तो 4 मीटर स्क्वायर हो गया है और जो दूसरा क्षेत्रफल है वो 2 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो आप कहोगे जो दोनों का कुल योग हो गया है क्षेत्रफल का, वो कितना हो गया है? 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर। यानी कि सर ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। अब आप बताइए जल्दी से, जिन्होंने विष्णु के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो बताएंगे जल्दी से कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। और जिन्होंने प्रमोद के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो भी जल्दी से बताएंगे। और जल्दी से बताएंगे, हमें एक बच्चा और था जिसने क्लास ज्वाइन की थी राजेंद्र के नाम से। तो आप तीनों बच्चे जल्दी से क्या करें? आप तीनों जल्दी बच्ची से जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों अभी। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से ठीक है वाई टाइप करके भेजिए। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आज अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, जल्दी से हेडिंग डालिए। आज अपनी कॉपी में आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे #3। यानी कि आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का। यानी कि आज हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल शेप। यानी कि ऐसी आकृतियां पढ़ेंगे जिनके अंदर क्या होता है? दो विमाएं होती हैं। यानी कि जिनके अंदर दो विमाएं होती हैं। जिनके अंदर कितनी होती है विमाएं? दो विमाएं होती हैं। जैसे कि अब पहले तो आप ये याद कर लेना, देखो ये हिंदी का वर्ड बहुत कठिन होता है, तो आप इसको याद कर लेना कि इनको हम 2D बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना होगा, आप 3D की बात करते हो, आपने सुना होगा जब आप सिनेमा हॉल की बात करते हो कि सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं तो वहां पे 3D मूवी दिखाई जाती है।
यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D की। हम 3D पर भी आएंगे, यानी कि त्रिविमाई जिसको बोलते हैं हम, त्रिविमाई जिसकी तीन भुजाएं हों, या फिर तीन प्रकार के अलग अलग क्या हो, विमाएं हों, उनको हम 3D बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे 2D के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होती है 2D की फिगर्स। आप एक बार इस डेफिनेशन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यानी कि जो 2D शेप्स होती हैं, 2D फिगर होती है, जो द्विविमीय आकृति होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें द्विविमीय आकृति यानी कि 2D शेप्स कहा जाता है। अब आपको हो सकता है कि डेफिनेशन ना समझ में आई हो, बट हम आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर यहाँ पर आप एक लाइन खींचोगे, अगर यहाँ पर आप एक लाइन खींचोगे, तो आपको सीधा सीधा पता लग गई कि सर इसकी एक ही विमा है, इसकी एक ही विमा है, यानी कि ये 1D है। यानी कि क्या है, 1D। ये क्या है, 1D है, क्योंकि इसकी एक ही विमा है। सिर्फ इसको हम लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंबाई। लेकिन पर अगर हमारे पास में एक आयत आ जाए, चलो एक आयत बना लेते हैं। अगर हमारे पास में एक आयत आ जाए, ये रहा हमारे पास में आयत। आपने कल इसका लास्ट क्लास में इसका क्षेत्रफल भी निकाला था। अब आप कहोगे सर इसके अंदर दो विमाएं हैं, कैसी कैसी दो विमाएं हैं। आप कहोगे सर एक तो हमें ये विमा दिख रही है कि ये इसकी लंबाई है, कि ये इसकी क्या है, लंबाई है। और एक दूसरी विमा दिख रही है जो सर इसकी चौड़ाई कहलाती है, क्या कहलाती है, चौड़ाई। यानी कि आप कहोगे सर इसके अंदर एक तो विमा है लंबाई, और एक विमा क्या है, चौड़ाई। यानी कि इसके अंदर टोटल कितनी विमाएं हो गई है, दो। आप इसको कहोगे सर ये 2D शेप है, क्योंकि इसके अंदर दो विमाएं हैं। कितनी विमाएं हैं, दो। ये 2D शेप है। लेकिन पर फिर आप कहोगे सर 3D भी कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है। जैसे कि आपका माचिस की जो बॉक्स होता है, जो माचिस की जो तिल्लियों का बॉक्स होता है, आपने सीखा भी होगा, जिसको आप घनाभ बोलते हो। अगर आप एक ऐसी आकृति बनाओगे, या फिर जिस कमरे में आप रहते हो वो भी घनाभ होता है या घन होता है, यानी कि उसकी कुछ लंबाई भी होती है, उसकी कुछ चौड़ाई भी होती है, और उसकी कुछ ऊंचाई भी होती है। अगर आप देखोगे कि जिस कमरे में आप बैठे होगे, उसकी एक लंबाई होगी, उस कमरे की एक चौड़ाई होगी, और उस कमरे की एक ऊंचाई होगी। यानी कि आप कह सकते हो सर इसके अंदर तीन विमाएं हैं, तो आप इसको कहोगे 3D। यानी कि जितने भी डब्बे होते हैं हमारे पास में, जिनमें हम सामान भर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, 3D कहलाते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास में आकृति होती है, या तो वो 1D हो सकती है, या 2D हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, 3D हो सकती है। तो जो हमारा सिलेबस है, हम पहले सिलेबस सिलेबस में कवर करेंगे 2D शेप, यानी कि हम पढ़ेंगे द्विविमीय आकृति। ठीक है। इतना अगर सभी को समझ में आ गया है कि 2D शेप्स क्या होती हैं, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। प्लीज बच्चे माइक बंद रखेंगे बस। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है कि सर ऐसी आकृति है जिनके पास में दो विमाएं होती हैं। जैसे कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में तीन विमाएं हैं, एक इसकी लंबाई है, एक इस कमरे की चौड़ाई है, और इस कमरे की ऊंचाई है। तो इसके अंदर तीन विमाएं हैं। लेकिन पर सर ऐसी आकृति जिनकी दो विमाएं होंगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, उन आकृतियों को हम द्विविमीय आकृति यानी कि 2D शेप्स कहेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यानी कि एक कागज पर खींची जाने वाली, आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि पर खींची जा सकने वाली आकृति, यानी कि आप कागज पर जो भी आकृति खींच सकते हो, वो आपकी 2D शेप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो आपकी 2D शेप। जैसे कि ये आकृति क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी 2D शेप यानी कि द्विविमीय आकृति कहलाएगी। ये वाली भी क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी द्विविमीय आकृति कहलाएगी। और ये भी क्या कहलाएगा, आपका द्विविमीय आकृति कहलाएगा। यानी कि कागज पर खींची जाने वाली कोई भी शेप, कागज पर खींची जाने वाली कोई भी शेप क्या कहलाएगी, वो आपकी द्विविमीय आकृति कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं मोहित। ठीक है। तो आप यहीं से समझना शुरू करना, अभी आपने कुछ खास पढ़ा नहीं है। देखिए, बस इतना याद रखना। हाँ देखो, आप कागज पे कोई भी चीज बनाकर तो देखो, क्योंकि आप देखो कागज की एक लंबाई होती है और कागज की एक चौड़ाई होती है। तो कागज पे बनाई जा सकने वाली जो भी आकृति होगी, कागज पर बनाई जा सकने वाली जो भी आकृति होगी, वो 2D शेप में ही कहलाएगी। अगर आप इस कागज के ऊपर अगर आप ये वृत्त भी बना दोगे, तो वृत्त भी क्या कहलाएगा आपका, 2D शेप ही कहलाएगा वृत्त भी आपका। ठीक है। यानी कि कागज के ऊपर आप कुछ भी बना दो, आप कागज के ऊपर ऐसा बना दो ना जिसकी छह भुजाएं हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। अब इसके अंदर भले ही छह भुजाएं हैं, लेकिन पर ये कहलाएगा 2D ही। क्या कहलाएगा ये, 2D ही कहलाएगा। सर एक ठीक है। बार राहुल जी चल, कुमार को ज्वाइन करना, वो ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। बच्चे आ सकते हैं अगर उनके पास में लिंक आया है तो। हमने किसी को बंद नहीं किया हुआ है, ऑटो एडमिट ऑन है, कोई भी आ सकता है। ठीक है सर। ठीक है।
ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, यानी कि ये 2D शेप होंगी जितनी भी कागज पर बना सकते हो आप। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां हमारे पास में हैं, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट 2D शेप्स हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण द्विविमीय आकृतियां हमारे पास में हैं। आपको ये याद करनी होंगी क्योंकि आपके सिलेबस में से है, ये आपको याद करनी होंगी क्योंकि आपके सिलेबस में से है। जैसे कि आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 था, पूरा का पूरा त्रिभुज था। हमने आपको पढ़ाया भी था, या फिर आप स्वराज सर से पढ़े होंगे या पंकज सर से पढ़े होंगे। आपने पूरा चैप्टर नंबर 7 त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। यानी कि जो त्रिभुज होती है वो हमारी कैसी होती है, एक 2D शेप होती है, क्योंकि आप अपनी कॉपी के ऊपर त्रिभुज बना पा रहे हो ना। जिस कॉपी पेन को लेकर आप बैठे हो, उस पेन से कॉपी के ऊपर आप त्रिभुज बना पा रहे हो। और जो भी कागज पर आप बना सकते हो वो आकृति क्या कहलाएगी, आपकी 2D आकृति कहलाएगी। आपने चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ा था, चतुर्भुज। यानी कि जितने भी चतुर्भुज होते हैं, आयत हो, वर्ग हो, पतंग हो, सभी क्या कहलाएंगे, आपके 2D शेप ही कहलाएंगे। यानी कि जितने भी चतुर्भुज होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके 2D शेप्स कहलाते हैं, यानी कि द्विविमीय आकृति कहलाती है। इसी तरीके से जो आपका व्रत होगा, आप अपनी कॉपी के ऊपर व्रत बना पा रहे हो ना पेन से, तो ये व्रत भी क्या कहलाएगा, आपका 2D शेप कहलाएगा, यानी कि ये भी आपका द्विविमीय आकृति कहलाएगा। और जो आपके पास में षष्ठभुज है, यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हैं, यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हैं, जो षष्ठभुज है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, 2D शेप, यानी कि द्विविमीय आकृति कहलाएगा। क्योंकि आप जिस कॉपी को लेकर बैठे हो, उस कॉपी के कागज पर आप पेन से एक पंचभुज भी बना सकते हो, षष्ठभुज भी बना सकते हो, अष्टभुज भी बना सकते हो। तो इस जितने भी भुज हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके 2D शेप्स ही कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है कि जो द्विविमीय आकृति होती है वो कौन सी होती है, यानी कि 2D शेप्स वो वाली शेप्स होती हैं जिनको आप अपनी कॉपी के कागज के ऊपर बना पाते हो। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है 2D शेप्स कौन सी होती है। चलिए सभी बच्चे टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, कुछ हमारी आकृति ऐसी भी होती है जिनको हम 3D शेप बोलते हैं, कुछ आकृति हमारी ऐसी भी होती है जिनको हम 3D शेप बोलते हैं, जिनको हम त्रिविमाय आकृतियां बोलते हैं। जैसे कि आपको ये एक बॉल दिखाई जा रही है, इसके अंदर 3 विमाएं होंगी। आप कहोगे सर हमें इसके अंदर 3 विमाएं तो नहीं दिख रही। अब आप देखो कि आपके पास में एक कड़ा है या चूड़ी है जो हाथों में पहनी जाती है, इसमें और इस बॉल में क्या फर्क होता है। आप कहोगे सर इस बॉल के अंदर हवा भरी जा सकती है, लेकिन पर इस कड़े के अंदर हवा नहीं भरी जा सकती। ठीक है। तो आप कहोगे ये 2D शेप है, और ये क्या है जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, वो 3D शेप है। सॉरी। जैसे कि आपको एक बॉक्स दिखाया जा रहा है, आप इसके अंदर सामान भर सकते हो ना। आप इसके अंदर अगर ये होल नहीं होते, छेद नहीं होते, तो आप इसके अंदर पानी भी भर देते। यानी कि जिन चीजों के अंदर कुछ भरा जा सकता है वो कैसी कहलाती है, आपकी आपकी 3D शेप्स कहलाती है। बच्चे माइक बंद प्लीज, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। देखो रमेश नैन के नाम से जिसके बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो अपना माइक बंद रखेंगे वरना क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे। और उससे बच्चे अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे। देखिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 3D शेप हो गई। और इसी तरीके से जो व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाला ये मार्कर होता है, ये भी कैसा होता है, आपका 3D शेप का ही एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर भी भर सकते हो, इंक भी भरी जाती है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो आपके स्केच कलर आते हैं उनके अंदर भी कुछ रुई की एक बत्ती बना के डाली जाती है जिसमें इंक भरी जाती है। यानी कि जिन भी आकृतियों के अंदर आप कुछ भर सकते हैं वो आपकी 3 डायमेंशन होती है, यानी कि त्रिविमाएं होती हैं। जैसे कि आपका माचिस का डब्बा जिसके अंदर माचिस की तिलियां रखी होती हैं, वो क्या होता है, आपका एक 3D शेप होता है कि नहीं होता है। आपके अंदर जो रसोई के अंदर जितने भी डब्बे होते हैं जिसके अंदर आप नमक रखते हो, हल्दी मिर्च रखते हो, वो सभी क्या होते हैं, 3D शेप होते हैं, त्रिविमाएं होते हैं, क्योंकि आप उनके अंदर कुछ भर सकते हो। ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे। चलिए सभी को समझ में सर आ गया है? विमाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको बच्चे? विमाओं को। विमाओं को हम डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशंस। ठीक है। आप बोलते हो ना, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है। चलिए, अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब आपके पास में क्या है, अब आप जल्दी से डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर #4, यानी कि वहां पर आपने आकृतियों के बारे में तो पढ़ लिया कि आकृति कौन कौन सी होती है, कि या तो आकृति 2D होती है या फिर आकृति 3D होती है। यानी कि हमारे पास में या तो त्रिविमाय आकृतियां होंगी या द्विविमाय आकृतियां होंगी। अब आप कहोगे सर 1D क्या होता है, बिल्कुल 1D भी कुछ होता है, यानी कि जो एक ही जिसकी विमा होती है जिसको हम लंबाई बोलते हैं,
और सबसे पहले हमने 1D के बारे में तो सीखा था, कि हमने लंबाइयों की इकाइयों के बारे में सीखा था और उनका रूपांतरण सीखा था, तो वो सब 1D में ही थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की। अब हम बात करेंगे किसकी? आप अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से #4 करके लिखना, पेरीमीटर एंड एरिया। यानी कि अब हम बात करेंगे परिमाप और क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे अब हम? परिमाप और क्षेत्रफल की। चलिए आगे चलते हैं। वैसे आप परिमाप के बारे में जानते हो क्या होता है? देखिए, आपको हमने पढ़ाया था परिमाप कि एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई, यानी कि एक आकृति की सीमा की कुल लंबाई उसका परिमाप होती है। अब आपको लग रहा होगा कि एक नया वर्ड आ गया, सीमा क्या होती है? यानी कि सीमा क्या होती है? एक बंद आकृति। सबसे पहले तो आप गौर फरमाना इस चीज के ऊपर कि क्या चीज है, कि एक बंद आकृति होनी चाहिए, आप उसी का परिमाप निकालोगे। कि एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई। अब ये सीमा जो होती है ना, बाउंड्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। आपने वर्ड जरूर सुना होगा कि अगर एक खाली प्लॉट है, हाँ एक बार इंग्लिश में बताएंगे बच्चे, जो पेरीमीटर होता है बिल्कुल बताएंगे इंग्लिश में। देखो, आपने एक बाउंड्री शब्द बहुत सुना होगा, कि अगर खाली प्लॉट आपके घर के पास में पड़ा हुआ है, तो सब क्या कहते हैं, यार इसकी बाउंड्री करा दो। तो अगर आप इसकी बाउंड्री कराओगे, तो बाउंड्री का मतलब क्या है? यानी कि इस प्लॉट के चारों तरफ आप क्या करोगे? चारों तरफ आप दीवार लगवा दोगे। चारों तरफ क्या करोगे? सर आप आपकी आवाज चारों नहीं तरफ आ रही इसके सर। दीवार लगवा दोगे, ये आपकी बाउंड्री बन सर जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को फिर से रिज्वाइन कर लो कट करके। ठीक है, जल्दी से। ओके सर। देखिए, एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई उसका परिमाप होती है। ठीक है। अब ये सीमा समझ में आया आपको? बाउंड्री क्या होती है? यानी कि आपने प्लॉट के चारों तरफ क्या करा? दीवारें लगवा दी। अब आप अगर उस दीवार को नापोगे, तो आप यहां से चलना शुरू करोगे, यहां जाओगे, फिर यहां से यहां जाओगे, और फिर यहां से यहां जाओगे, और फिर आप यहां से यहां जाओगे। यानी कि आपने सिर्फ उसकी क्या नापी है? लंबाई नापी है, पूरी सीमा की, यानी कि बाउंड्री की पूरी लंबाई नापी है। तो वही आपका क्या हो जाएगा? परिमाप। जैसे कि यहां पर आपको क्या दिखाया गया है? एक त्रिभुज दिखाया गया है। और इस त्रिभुज में अगर आपने यहाँ बिंदु ए से चलना शुरू किया, और आप इसके ऊपर चलते गए, बिंदु ए से चलना शुरू किया, और आप बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर पहुंचे, बी से आप सी पर पहुंचे, और सी से फिर आप ए पर आ गए। तो जहां से चलना शुरू किया था आप वहीं पर आ गए। तो आप कहां पर चलकर आ गए? आप उसकी सीमा पर चलकर आ गए। और जो पूरी पूरी सीमा होगी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि पूरी की पूरी सीमा का जो माप होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका परिमाप कहलाएगा। यानी कि आप परिमाप को ऐसे याद कर सकते हो, सर भुजाओं का कुल योग, उसके अंदर जितनी भी भुजाएं हैं, तो भुजाओं का कुल योग जो होता है ना, भुजाओं का कुल योग या फिर भुजाओं का योग क्या कहलाता है? वो आपका परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका परिमाप कहलाता है। कि आप भुजाओं को जोड़ दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और हम एक बार इसको इंग्लिश में बता देते हैं कि जो पेरीमीटर होता है, वो हमारे पास में क्या होता है? आप लिख सकते हो कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। लिख सकते हो सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है बच्चे। कि अगर हमारे पास में क्लोज्ड फिगर है, तो आप उसकी सभी साइड्स को जोड़ दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? उसका पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आपको दिखाया गया है कि अगर हमारे पास में त्रिभुज एबीसी है, तो उसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? आप इसकी पूरी की पूरी क्या कर दो? सभी की सभी भुजाओं को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा। आपको जहां पर स्टार लगाकर एक बिंदु लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर, जहां भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो, तो स्क्रीनशॉट आप प्रॉपरली लिया करो। देखो, कि जो परिमाप का जो मान होता है, वो सदैव क्या होता है? इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है। इकाई मात्रक का मतलब क्या है? कि मान लो कि जो आपके घर के आसपास जो प्लॉट है, मान लेते हैं कि आपके घर के आसपास जो प्लॉट है, वो इस त्रिभुज की आकार का है। किसका है? वो त्रिभुज के आकार का है। लेकिन पर जो उसकी भुजाएं हैं, वो किसके अंदर है? मीटर में। तो ये भी मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, और ये भी मीटर में थी। आप जानते हो कि जब इनकी तीनों की इकाई सेम होगी, तभी ये आपस में जुड़ पाएगा। और जो जुड़ने के बाद परिमाप आएगा, वो भी किस में आएगा? वो भी मीटर में आएगा। आप उसको मीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकते। या फिर आप ये नहीं कह सकते, सर हमने तो 2 मीटर, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि आपके घर के पास में जो प्लॉट है, वो कुछ इस तरीके का प्लॉट है, और आपने उसकी भुजाओं को जोड़ा। आपने क्या किया? उसकी भुजाओं को जोड़ा। जोड़ लेते हैं कि आपने कहा कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये मान लेते हैं हमारे पास में 10 मीटर है, ये मान लेते हैं 7 मीटर है, ये मान लेते हैं हमारे पास में फिर से 10 मीटर है, और ये मान लेते हैं हमारे पास में 7 मीटर है। तो जब आप इसका परिमाप निकालोगे,
आपने कहा सर मैंने तो बिंदु ए से चलना शुरू किया और बिंदु बी तक गया पहले, यानी कि मैंने 10 मीटर की दूरी चली, प्लस फिर मैं बी से सी पर आया तो सर मैंने 7 मीटर की दूरी चली, प्लस फिर मैं सी से डी पर आया तो फिर से मैंने 10 मीटर की दूरी चली, प्लस और फिर मैं डी से ए पर आया सर और मैंने फिर से कितनी चली, 7 मीटर की दूरी चली। तो जो इसका कुल योग हो गया वो कितना हो गया, 10, 7 17, 10 27 और 7 34, कितना हो गया हमारे पास में, 34। लेकिन पर आप ये नहीं कहोगे सर मैंने मीटर को 4 बार जोड़ा था, 1 2 3 4, तो मैं मीटर की पावर 4 लिखूंगा, मीटर की घात 4 नहीं, यानी कि इसको जोड़कर भी क्या आएगा आपके पास में, मीटर ही आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि 2 रुपए में अगर 6 रुपए जोड़ोगे तो वो 8 रुपए ही बनेंगे। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया है कि जल्दी से बताइए कि जो परिमाप होता है, कि उसका जो मात्रक होता है परिमाप का, वो क्या होता है, वो इकाई मात्रक होता है। वो क्या होता है, इकाई मात्रक होता है। तो जल्दी से वाई टाइप करें अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी सभी जल्दी से वाई टाइप कर देंगे एक बार कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है सभी चीजें। चलिए, तो अब हमें अगर देखो और उदाहरण दिखाए जाए, सब बच्चे आप सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कि अगर आपको वो त्रिभुज वाला समझ में आ गया है तो देखो हम और उदाहरणों की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई गई है, यहाँ पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, और जो इसका परिमाप होगा वो कितना होगा, यानी कि एक बंद आकृति है, और बंद आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं कि आप उसकी बाउंड्री को जोड़ दो, यानी कि आप पहले पी से क्यू जाओ, फिर क्यू से आर जाओ, फिर आर से एस जाओ, और एस से पी पर आ जाओ। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, तो जो इसका कुल योग होगा वो आपका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस पंचभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो। आपने इसकी भुजाओं को जोड़ा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। तो आप जब इन सभी भुजाओं को जोड़ दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। अगर हम अब बात करें क्षेत्रफल की, चलो अगर हमने परिमाप पढ़ लिया है तो आप जल्दी से जरा हमें 2 3 परिमाप बता दो। हम आपको कुछ आकृतियां बना के दे देते हैं जल्दी जल्दी, आप हमें इनका परिमाप बताइए। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे कि बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अगर ये त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजा ए बी कितनी है, 2 मीटर, बी सी कितनी है हमारे पास में, 3 मीटर, और बी ए सी कितनी है हमारे पास में, 4 मीटर। तो आप जल्दी से इसका परिमाप बताइए कितना होगा, जल्दी से त्रिभुज का परिमाप बताएंगे सभी बच्चे कितना होगा। ठीक है, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर भेजेंगे, सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर भेजेंगे, कितना आएगा इस प्रश्न का आंसर। बच्चे सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हो, देखो हमने यहाँ सभी के अंदर मीटर लिखा हुआ है, मीटर मीटर मीटर, तो परिमाप भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, यानी कि आपको समझ में आ गया कि परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना है। अगर बंद आकृति हमें दी गई है तो उसकी भुजाओं को सर जोड़ना है। निकाल के दिखा दो एक बार। क्या चीज बच्चे, दोबारा बोलिए एक बार। सर आप इसका निकाल के दिखा दो एक बार, किसका बच्चे, इस त्रिभुज का सर। ठीक है बच्चे, देखो जो इसका परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा। आपने कहा सर जो परिमाप होता है वो क्या होता है, परिमाप होता है कुल योग, किसका, भुजाओं का कुल योग, भुजाओं का योग। जब आप इसकी भुजाओं का योग निकालोगे तो आपको उससे जो परिमाप हो गया वो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास में, ए बी का मान कितना है, 2 मीटर, बीसी का मान ओके सर कितना है, आ गया आ तीन गया। मीटर और सी का मान कितना है, 4 मीटर। तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 2 9। और आपको अभी बताया गया था जो परिमाप आता है वो इकाई मात्रक में आता है, यानी कि जो भी आपको लंबाई दी जाएगी वही आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, देखिए अगर हम बात करें किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग ज्ञात क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे कि आपने अभी लास्ट क्लास में कुछ दिन पहले वृत्त खत्म किया था, और आपने पढ़ा था कि जो अगर हमारे पास में वृत्त है तो जो वृत्त के अंदर का पूरा भाग होता है ये क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और आप सभी ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। कोई भी आकृति आप ले लो, जैसे कि ये आपने त्रिभुज ले लिया, ये क्या ले लिया आपने, त्रिभुज ले लिया, तो इसके त्रिभुज ने जो आप इसने त्रिभुज ने क्या कर लिया, जो अपने स्थान को घेर लिया है, यानी कि जो पूरा स्थान इसने घेर लिया है ये क्या कहलाएगा, आपका
क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि आपके पास में किताब है, तो आपने अपनी किताब को उठाकर अपने मेज पर रख दिया। मान लो ये आपकी बड़ी सी मेज थी और आपने इसके ऊपर अपनी किताब को रख दिया, तो इस किताब ने जितना भी क्षेत्र घेर लिया है वो क्या कहलाएगा? इस किताब का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? इस किताब का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्षेत्रफल तो पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो, यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पर एक आकृति दिखाई गई है, तो ये आकृति जो भी जगह घेर लेगी, ये आकृति जो भी जगह घेर लेगी, क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और क्षेत्रफल में हमें एक चीज याद रखनी है कि जो क्षेत्रफल का मान होता है वो सदैव वर्ग इकाई के मात्रक के साथ लिखा जाता है। यानी कि आपको जब लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था क्या चीज? क्षेत्रफल की इकाइयां, कुछ ऐसा ही तो पढ़ाया गया था, क्षेत्रफल की इकाइयां। तो जब आपने क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में पढ़ा था, तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल किस में लिखा जाता है? हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, वर्ग इकाई का मतलब क्या है? कि मान लो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं हमें मीटर में दे रखी है कि 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। जो इसका आंसर आएगा क्षेत्रफल, वो मीटर का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि आपकी जो भुजाएं हैं वो मीटर में, वो सभी किसमें? मीटर में। और जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो किसमें आएगा? वर्ग इकाई, यानी कि मीटर के स्क्वायर में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर इतना समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो हमेशा वर्ग इकाई में ही निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, अगर हमें इतना समझ में आ गया है तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। जैसे कि ये आकृति दिखाई गई है और इस आकृति ने कितना जगह घेर लिया है? इस आकृति ने ये इतनी जगह घेर ली है, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अटक आ रही है सर। देखो, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, वो हाँ क्लास जी, को कट करके एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, कर ली थी जी जल्दी से। मैंने जरूर। ठीक है, एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो बच्चे। देखो, ये जो आकृति है, तो इसने ओके जितना जी। भी जगह को घेरा है, इस आकृति ने जितनी भी जगह को घेरा है, ये क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करिए। ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया है। वेरी गुड, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक पर्सन दिखाया गया है। अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है। वजह आपको पता है कि जैसे ही आपको पर्सन दिखाया जाता है तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, ताकि आप जल्दी से क्या कर सको? उसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सके। तो आप जल्दी से जाइए पर्सन नंबर 8। आप जल्दी से जाइए पर्सन नंबर 8। दिए गए त्रिभुज का परिमाप बताइए कितना होगा। यानी कि आपको एक आकृति दिखाई गई है त्रिभुज की, और आपसे इस त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। तो आप जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में और दिखाए गए प्रश्न का जल्दी से आंसर वोट कीजिए कितना होगा। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और हल करके अपनी कॉपी के ऊपर सही ऑप्शन लिख लेंगे कि हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो आप अपना सही ऑप्शन जल्दी से भेज देना। ठीक है, तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में क्या करेंगे? पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर देंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए इस दिखाई गई त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। यानी कि आपको आकृति में एक त्रिभुज दिखाया गया है और पूछा गया है कि बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर आंसर कर दीजिए। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से दिखाए गए त्रिभुज के परिमाप को जल्दी से पोल के अंदर वोट कर देंगे। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। जल्दी से सभी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है वो प्रश्न को हल करेंगे और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर दे देंगे। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और अब सभी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से अपना सही ऑप्शन भेजेंगे। वो सभी बच्चे जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से अपना सही ऑप्शन भेजेंगे। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है।
चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे एक बार, सभी बच्चे सामने देखेंगे एक बार जल्दी से। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा। देखिए आपसे पूछा गया था कि बताइए नीचे दिखाए गए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, या फिर नीचे दिखाए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपसे इस त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। आपने कहा कि चलो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये बिंदु सी है। यानी कि जो इनके शीर्ष है उनके हमने नाम दे दिए ए बी सी। और आपसे पूछा गया इसका परिमाप। परिमाप आप जानते हो कि जो बाहर की इसकी सीमा होगी उसका कुल योग, यानी कि पहले आप ए से बी गए, फिर आप बी से सी गए, और फिर सी से आप ए आ गए। तो ये जो मान बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। तो आपने कह दिया इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, कि सर इस परिमाप का जो मान होगा त्रिभुज का वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। और आप जानते हो ए बी का मान है 5.5 सेंटीमीटर, प्लस बी सी का मान है 4.5 सेंटीमीटर, प्लस सी ए का मान है 7 सेंटीमीटर। और जब आप इनको जोड़ोगे, देखो ये लिखा है 5.5, और ये लिखा है 4.5, और ये लिखा है 7। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 17। और मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, यानी कि ये किस में आएगा, इकाई मात्रक सेंटीमीटर में आएगा। तो आपको अगर सर दिखाए गए त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा 17 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। यहाँ तो सेंटीमीटर का वर्ग लिखा हुआ है, यानी कि ये तो गलत है। ऑप्शन बी 17 सेंटीमीटर सही है। ऑप्शन डी सी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ 17 मीटर लिखा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और 17.5 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर कितना है, 17 सेंटीमीटर। अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार भेजिए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन भेजा है, कौन सा ऑप्शन भेजा है, ए, उनको पता लगा ना उनका ए ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि वह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि परिमाप तो इकाई मात्रक में निकाला जाता है। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, तो अब आपका चैट सेक्शन फिर से बंद किया जाता है। चैट सेक्शन बंद क्यों किया जाता है, कि आपको पता है वजह, कि अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पर्सन आ गया है। तो आप जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पर्सन नंबर 9 जिसमें आपसे पूछा गया है, पर्सन नंबर 9 जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए जो दिखाई गई आकृति है इसका परिमाप कितना होगा। प्रश्न नंबर 9 कि नीचे दिखाई गई आकृति का, कि नीचे दी गई आकृति ए बी सी ई डी ए का परिमाप ज्ञात कीजिए। जहां पर आपको बताया गया है कि जो ए बी सी डी है वो एक आयत है, और आयत का मतलब आप समझ सकते हो, आयत का मतलब आप समझ सकते हो क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज पूरा पढ़ रखा है, यानी कि चतुर्भुज में आप आयत के बारे में पढ़कर आए हो। तो सभी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और पोल सेक्शन के अंदर इसका सही ऑप्शन क्या कर देंगे, वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी क्या करेंगे, इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना सही ऑप्शन कॉपी के ऊपर बनाकर लिख लेंगे, ताकि जैसे ही आपको मौका दिया जाए चैट सेक्शन ऑन करके, वैसे ही आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज दे। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। आपसे नीचे दिखाई गई आकृति का क्या पूछा गया है, आपसे परिमाप पूछा गया है, कि बताइए इस आकृति का परिमाप कितना होगा। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है पोल सेक्शन के अंदर, तो बाकी बच्चे भी क्या करें, जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दें। चलिए, अब आप काफी सारा टाइम यूज कर चुके हो, तो आपके पास में आखिरी 30 सेकंड है, कि आप जल्दी से क्या करें, इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दें। सभी बच्चे स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, कि आपको एक आकृति दिखाई गई है और आपसे पूछा गया कि बताइए इस आकृति का परिमाप कितना होगा। तो आप जल्दी से इसका परिमाप निकालेंगे, और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर देंगे। और अब आपके पास में 10 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो अपना ऑप्शन जल्दी से भेजेंगे चैट सेक्शन में। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है
वो जल्दी से भेजेंगे चैट सेक्शन में कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, चलिए। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, काफी सारे बच्चों का आंसर सही है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए नीचे दिखाई गई आकृति का परिमाप कितना होगा। तो देखो, परिमाप निकालने के लिए आपको दिया गया है कि एबीसीडी एक आयत है। से बच्चे अब सामने देखो स्क्रीन पर, वरना तो आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। तो एबीसीडी अगर एक आयत है, तो सबसे पहले तो हम एबीसीडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कि देखो, जो एबीसीडी आयत है, तो आयत के बारे में हम पढ़कर आए थे कि अगर एबीसीडी एक आयत है, तो आयत के बारे में हम पढ़कर आए थे कि आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो आपका होगा सर जो एडी का मान होगा वही बीसी का मान होगा। यानी कि सर ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि परिमाप के बारे में। तो आप एक चीज बताइए, आप अगर अपने घर में रहते हैं, आपका ये घर है, एक घर बना देते हैं बड़ा सा। ये एक घर है, इस घर के अंदर क्या है, इसके घर के अंदर कुछ कमरे हैं। इस घर के अंदर क्या है, कुछ कमरे हैं। जैसे कि आपने बना दिया कि सर यहाँ तो क्या है, इसमें एक गेट लगा हुआ है अंदर आने के लिए, और यहाँ पर एक कमरा है, फिर 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 यहाँ पर एक कमरा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कमरे इस घर के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, अगर आपसे पूछने लगे कोई बताइए इस घर का परिमाप कितना होगा, तो आप क्या करोगे परिमाप निकालते वक्त? यानी कि आप घर की सीमा को तो ही नापोगे, यानी कि आप घर की सीमा को ही नापोगे बाहर बाहर से। अब ऐसे थोड़ी नहीं करने बैठ जाओगे कि अंदर का भी नापने लगोगे कि बताइए ये कमरा कितना लंबा है, ये कमरा कितना लंबा है, ऐसा थोड़ी नहीं करोगे। यानी कि अगर आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, तो सिर्फ आप बाहर बाहर का क्या, उसकी सीमा, इसलिए तो बताया गया था बाउंड्री। यानी कि सिर्फ आप उसकी सीमा पर घूम कर आ जाओगे। अगर आपको नीचे दिखाई गई आकृति का क्षेत्र वो पूछा गया है परिमाप, तो आप क्या करोगे? सर हम यहां से चलना शुरू करेंगे, ई से। हम ई से गए डी पर, यानी कि जो इसका परिमाप होगा, सर इस आकृति का जो परिमाप होगा हम लिख देते हैं। इस आकृति का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, वो होगा ईडी प्लस। अब ईडी के बाद में कहाँ गए हम, डीए पर गए। तो आपने कहा सर डीए, यानी कि ईडी प्लस डीए। डीए के बाद में कहां पर गए हम, डीए के बाद में गए हम एबी पर, यानी कि आपने कहा सर एबी पर चले गए, यानी कि एबी आपने लिखा प्लस। उसके बाद कहां पर गए आप, बीसी पर। उसके बाद कहां पर गए आप, बीसी पर। तो आपने प्लस बीसी को ऐड किया प्लस। उसके बाद कहां पर गए आप गए सीई पर। कहां गए आप, सी पर। तो आपने सीई को ऐड किया। और आप हमें बताइए कि ये पांच ही जो भुजाएं हैं इनका जो योग होगा वही तो इस आकृति का परिमाप होगा। आप सभी का मान रख के जोड़ दो। जैसे कि ईडी का मान हो गया 4 सेंटीमीटर प्लस डीए का मान हो गया 5 सेंटीमीटर प्लस एबी का मान हो गया 8 प्लस बीसी का मान हो गया 5 प्लस ईसी का मान हो गया 3.5। जब आप इसको जोड़ोगे, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 और 5 22, और 22 और 3.5 25.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपका होगा जो इसका परिमाप हो गया है वो कितना हो गया है, 25.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कहाँ से उनको समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं। बच्चे कोई भी अपने माइक ओपन मत क्या करो प्लीज। अगर किसी बच्चे का कोई माइक ओपन भी रह जाता है गलती से, तो उसको बंद कर दिया करो। ठीक है, चलिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आप जल्दी से डालेंगे हेडिंग। आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या हेडिंग डालेंगे आप जल्दी से, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यानी कि आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे त्रिभुज का परिमाप। यानी कि अब हम सिर्फ त्रिभुजों का परिमाप निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, अब हम सिर्फ त्रिभुजों का परिमाप निकालना सीखेंगे। अच्छा आप बताओ, अगर हम परिमाप के बारे में पढ़ रहे हैं, आप खुद बताइए बच्चों कि अगर हम परिमाप के बारे में पढ़ रहे हैं तो परिमाप में किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? आप कहोगे सर परिमाप में जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है भुजाओं का। परिमाप में जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसका हो रहा है सर, वो हो रहा है भुजाओं का। और आप जानते हो कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए
कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स कितने प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। सभी को पता है कि सर भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर। एक तो होता है समबाहु, एक तो होता है समबाहु, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज। होता है कि नहीं होता है बच्चे। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। यानी कि एक होता है समबाहु, एक होता है समद्विबाहु, और एक होता है हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। तो आप जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेंगे त्रिभुज के परिमाप के अंदर कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई होती है। जल्दी से आप त्रिभुज का परिमाप लिख करके हेडिंग डाल के लिखेंगे कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होती है, यानी कि तीनों भुजाओं की जो कुल लंबाई होती है, वो त्रिभुज का क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाती है। हाँ देखो, आपने त्रिभुज के नाम इंग्लिश में पूछने तो देखो, जो समबाहु होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो हमारे पास में समझो समझो, जो हमारे पास में होता है समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं हम आइसोस्केलस ट्रायंगल। और जो हमारे पास में होता है विषमबाहु त्रिभुज उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, नाम लिख लेना आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे जल्दी से कि जो हमारे पास में पेरीमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं। यानी कि त्रिभुज का जो परिमाप है, जो त्रिभुज का परिमाप है आप उसकी परिभाषा लिख लीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो कुल लंबाई होती है वो त्रिभुज का क्या कहलाती है, वो त्रिभुज का परिमाप कहलाती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है एबीसी। तो जो इसका परिमाप होगा वो क्या होगा, वो होगा सर इस भुजा की लंबाई, यानी कि इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई। तो आपने तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया, त्रिभुज का परिमाप हो गया है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास में समबाहु त्रिभुज। क्या होता है हमारे पास में, समबाहु त्रिभुज। अगर आप समबाहु त्रिभुज को देखोगे तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। कैसी होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लो ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, तो अगर आप कहोगे कि सर अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर की है, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और अगर आपसे कोई कहे कि बताइए इसका परिमाप कितना होगा, तो आप कहोगे सर जो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, जो इसका परिमाप होता है वो कितना होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आप कह दोगे कि ये भी दो प्लस ये भी दो प्लस ये भी दो। और आप जानते हो जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ा जाता है तो आप उस नंबर को एक बार लिखते हो और उसकी गुणा कर देते हो कि आपने उसको कितनी बार जोड़ा है, एक दो तीन, यानी कि आपने उसको 3 बार जोड़ा है। तो आप कह दोगे कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसका परिमाप कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर 2 सेंटीमीटर ना होकर के इस त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो सेंटीमीटर हो जाती, तो आप क्या कहते, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर तीनों का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस ए। यानी कि जब संख्याओं को बार बार जोड़ा जाता है एक ही संख्या को, तो संख्या को एक बार लिखा जाता है और कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार। यानी कि आप कह दोगे कितना हो गया, 3a। अगर इतना सभी कुछ समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया है। कि समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर उसका परिमाप निकाला जाए तो कितना होता है सर, तीनों भुजाओं का योग। और अगर तीनों भुजाएं समान है, अगर ए है तो इसका परिमाप हो जाएगा 3a। कितना हो जाएगा, 3a। चलिए वेरी गुड, सभी का वाई आ गया है। चलिए एक और हम पढ़ लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ लेते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन से होते हैं, आप कहोगे सर आइसोस्केलस ट्रायंगल वो वाले ट्रायंगल होते हैं कि सर आइसोस्केलस ट्रायंगल वो वाले ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब वो दो भुजाएं कोई सी भी हो सकती हैं। अब वो दो भुजाएं क्या होती हैं, अब वो दो भुजाएं कोई सी भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, वो दो भुजाएं कोई सी भी हो सकती है। जैसे कि अगर मान लें हम इसका नाम दे दें ए बी सी। आपने मान लिया ए बी और बी सी बराबर है। आपने मान लिया अगर बराबर है, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है।
और आपने मान लिया 4 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसका परिमाप निकालोगे तो आपका होगा सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये कितना जाएगा 3 + 3 + 4, यानी कि आप कहोगे सर हम इसको 2 बार लिख रहे हैं। तो सॉरी, जब हमें पता है कि दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये तो हो गया 6, सॉरी ये तो कितना हो गया, ये हो गया सर 6 + 4। परिमाप तो हो गया सर 10 सेंटीमीटर, लेकिन पर अगर 3 3 4 ना होकर के भुजाओं के मान कुछ ऐसे हो जाते, एक्स एक्स और वाई, तो आप क्या कहते सर जो इसका परिमाप होगा वो होगा x + x + y। और आप जानते हो कि जब दो वेरिएबल को जोड़ा जाता है तो वो जुड़ जाते हैं, यानी कि 2x + y कितना हो जाएगा परिमाप, 2x + y। ठीक है, 2xy नहीं होगा बच्चे, 2xy नहीं होगा, ये प्लस वाई अलग ही रहेगा, ये प्लस वाई अलग ही रहेगा। यानी कि जो हमारे पास में वेरिएबल होते हैं, यानी कि जो हमारे पास में वेरिएबल होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो अलग वेरिएबल होते हैं वो नहीं जुड़ते, जैसे कि एक्स और वाई सेम वेरिएबल है तो जुड़ गए। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है? तो अब हम आगे चलते हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, यानी कि आप समद्विबाहु त्रिभुज में कह सकते हैं कि सर इसका भी परिमाप निकालना बहुत आसान है, यानी कि हम ये वाला सूत्र भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक और त्रिभुज देख लेते हैं। यानी कि एक त्रिभुज और है हमारे पास में, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग। यानी कि अगर मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, हमने कहा ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप कहोगे सर इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर +4 सेंटीमीटर +5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 4 3 7 और 7 5 12 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमारे पास में कोई स्केलर ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जब सभी भुजाएं अलग अलग होंगी तो आप कहोगे सर जो इसका परिमाप होगा वो कितना आ जाएगा, a + b + c, और जो भी हमें इकाई दे दी होगी इकाई मात्रक। ठीक है, इकाई मात्रक। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप एक बार जल्दी से बताइए वाई टाइप करके कि हाँ सर समझ में आ गया है, जल्दी से। अगर सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क ले लेंगे एक बार जल्दी से, सभी बच्चे अपना होमवर्क ले लेंगे एक बार। चलिए, तो आप बच्चे अपना होमवर्क ले लेंगे एक बार जल्दी से सभी बच्चे। देखिए, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यानी कि अभी जो हमने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज पढ़े थे, कौन कौन से, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो आप जानते हो जो इसका परिमाप होगा वो 3a हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। इसका जो परिमाप होगा, जो दो भुजाएं समान होंगी उनको 2 से गुणा करो, प्लस उसके अंदर तीसरी भुजा को जोड़ दो, और इसका जो परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग होगा। ठीक है, चलिए, और ये रहा आपका होमवर्क कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी कि आपको प्रश्नावली 7.1 करनी है होमवर्क में, जो कि पेज नंबर 120 पर है, और उसके अंदर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 1 से लेकर 5 तक के भाग हैं, ये सभी आपको करने हैं। ठीक है, और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो भी अपना होमवर्क ले लेंगे। ठीक है, हम आपको वर्कबुक दिखा देते हैं। चलिए, सर काम चेक हम नहीं आप करोगे, आपने कही थी 2 मिनट बाद चेक करूंगा, क्लास खत्म होगी जब।